के बोला सर डॉक्टर। हाँ स्टंट भी नहीं होता, 60% ब्लॉकेज हो गया, ब्लैक कलर हो गया बोल के बोला सर। अपन A3D2 में दिया सर जी C11BE सेकेंड डायल्यूशन में दिया सर जी A2C5WBE D4 में मसेज करे सर। जी अभी 90% ब्लॉकेज पूरा हो गया सर, खत्म हो गया, कम हो गया ना। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। हाँ मुझे ऐसा लगा कि 90% ब्लॉकेज बढ़ गया। नहीं सर जी वो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जी बधाई अभी आपको। अभी डॉक्टर बोला करते स्टंट डाल तुम बोला करते सर, पेशेंट बोला नहीं वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा मेरे को बोल के आ गए सर। अब वेरी गुड सर। थैंक यू सर, ये पूरा आपका है ना सर। जी राजा बाबू सर, ये प्रूव करा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। हमारे बड़े भाई डॉक्टर संतोष पाटीदार का फार्मूला है, जी सर। मैं अपना नहीं मानता उसको, लेकिन प्रूव यस सर। करने के लिए आप लोगों को सबको बताया हूँ जी सर। ना। हाँ ग्रेड 1 LV सिस्टोलिक एक मिनट सर। जी सर ये 90% ब्लॉकेज क्लियर हो गया, वो पता कैसे चला? मतलब दूसरी बार एंजियोग्राफी की थी क्या? हाँ दूसरा बार एंजियोग्राफी किया सर, वो डॉक्टर बोला अभी अच्छा स्टंट डालने को 10% है ना, वो स्टंट डालेंगे बोला। हाँ पेशेंट मना करे सर इसको। अच्छा, कहाँ था सर कहाँ था ब्लॉकेज? अरे हार्ट में था प्रकाश सर, आपने हार्ट तब में। नहीं करा, नहीं तो आपको भी ठीक कर देते वही फार्मूले से। अच्छा नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर अभी हटा दूं मैं, क्या करूँगी? जी एंजियोग्राफी करके स्टंट हटवा देता हूँ। नहीं हटवाओ मत, आप A3 का D2 लेते रहो गुरुदेव, मैं तो आपको कह रहा वो हूँ। तो ले रहा हूँ, रेगुलर ले रहा हूँ 3 बार। बस फिर टेंशन मत लो, जिंदा रहो मस्त, 25 साल शेयर करना है हमको। अच्छा टेंशन मत रखो, 25 साल हमें लोगों की सेवा करना है। अच्छा मान्यता नहीं मिलेगी जब तक प्रकाश सर आपको छोड़ेंगे नहीं, मान्यता नहीं मिलेगी जब तक। वो तो सही है सर, वो तो सही है। समझे कि नहीं प्रकाश सर? हाँ जी सर। अरे छोड़ेंगे नहीं, भाभी के हाथ का बिल्कुल रस पीने आऊंगा मैं। हाँ सवाल ही नहीं है सर, मजा आ गया था सर। बिल्कुल। नमस्ते मनीष सर। नमस्ते महेंद्र सर। प्रकाश सर को यहाँ पे थोड़ा आगे दिया जाना, हम भी जलेबी खिलाएंगे आपको। बिल्कुल हमारा पास में ही है, गुड़गांव से थोड़ा ही है। हाँ तो मेरे को पता नहीं था सर, नहीं तो एक दिन का टाइम लेकर आता ना, उधर घूम के आता आपके पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, फिर आऊंगा। जी सर, वेट करेंगे सर। नमस्ते सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते सैनी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विनोद सर। सर जी प्रकाश सर। आप आंख के प्रॉब्लम के लिए पानी आता है और जलती है, उसके लिए आपने AS12 और WE का बनाने के लिए बोला था। हाँ और उसमें उसको बनाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो इसमें भी 110 स्ट्रोक देना पड़ता है क्या? बिल्कुल, आप उसमें C1 भी मिला लो और 110 105 या 110 स्ट्रोक मार के लो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा C1 ऐड कर दूं? मैं बना ही रहा था अभी। जी C1 ऐड कर दो आप उसमें। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू जी चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारी रामायण अध्याय रीनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड है बच्चों से, यानी
बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम जो होता है, नाम बड़ा है लेकिन दर्शन बड़े खतरनाक है दोस्तों। बार्टर सिंड्रोम स्पेशली बच्चों से रिलेटेड होता है, और बार्टर सिंड्रोम एक सिमिलर रेयर कंडीशन का ग्रुप होता है। बहुत कम मिलता है, लेकिन जिसको मिलता है ना, छप्पर फाड़ के ऊपर पहुंचा देता है। क्योंकि बार्टर सिंड्रोम एक सिमिलर रेयर कंडीशन का ग्रुप होता है जो किडनी को अफेक्टेड करने का काम करता है। और ये अगर आप डेवलपमेंट कंडीशन देखोगे तो ये जेनेटिक होता है दोस्तों। यानी जिसका मतलब होता है कि जीन के साथ प्रॉब्लम के द्वारा ही पैदा होता है और उसी के द्वारा कॉज्ड होता है। और यदि पेशेंट को ये हो जाता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बॉडी से साल्ट और कैल्शियम बाहर जाने लग जाता है। यदि पेशेंट को ये होता है ना दोस्तों, तो इससे क्या होगा, जब आप पी करते हो, पी करने के दौरान, सलमान खान वाला पी करने के दौरान बॉडी से ये बहुत ज्यादा साल्ट और कैल्शियम लीव हो जाता है। और जब ब्लड में हाई लेवल ऑफ एसिड और पोटेशियम का लो लेवल के कारण भी ये काज होता है दोस्तों। जब ब्लड में बहुत ज्यादा हाई लेवल में एसिड होता है दोस्तों, और पोटेशियम के लो लेवल होने के कारण भी ये कास्ट होता हुआ देखा जाता है। यदि ये सभी आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं तो पेशेंट को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप होती है दोस्तों। ये दो प्रकार का मेजर फॉर्म बार्टर सिंड्रोम के रूप में दिखाई देता है। एक होता है एंटीनेटल बार्टर सिंड्रोम, अर्थात बर्थ के पहले स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत सीरियस होता है और प्राय लाइफ थ्रेटनिंग होता है दोस्तों। यानी इसमें बच्चे के बचने की उम्मीद बिल्कुल न के बराबर होती है। बेबीज ग्रो ही नहीं करेगा। अब ये जब वम में होता है, ये बहुत ही अर्ली बॉर्न हो जाता है, मतलब जब ये गर्भाशय में रहेगा, गर्भाशय में उसमें एब्नॉर्मलिटीज डेवलप होती है, तो कई कारण से जब इस प्रकार का बार्टन सिंड्रोम डेवलप होता है तो डॉक्टर बोलता है आपका किडनी ही डेवलप प्रॉपर नहीं हो रहा, या आपकी किडनी में या पर्टिकुलर आपके बम में क्लियरली दिख रहा है कि बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा और यहाँ पर किडनी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है, या तो आप एबॉर्शन करा दो या ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी वो बच्चा बॉर्न हो जाता है। और जब बॉर्न होता है तो डेफिनेटली वो एंटीनेटल बार्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है। और जब एंटीनेटल बार्टर सिंड्रोम होता है ना दोस्तों, तब बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सीरियस कंडीशन होती है। अन्य फॉर्म, जो दूसरा फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं क्लासिकल बार्टर सिंड्रोम। यूजुअली अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है। जैसे चलो ठीक है, बच्चा नॉर्मल कंडीशन में पैदा होके आ गया, लेकिन जेनेटिक म्यूटेशन तो है ना उसमें, आगे जाकर 4 साल 5 साल के बाद में उसमें बार्टर सिंड्रोम डेवलप होता है। और ये एंटीनेटल फॉर्म के सीवियर फॉर्म के रूप में नहीं होता, याद रखिएगा आप। ये एंटीनेटल फॉर्म के जैसे सीवियर फॉर्म में नहीं होता, किंतु ये ग्रोथ को अफेक्टेड करता है। डेफिनेटली उस बच्चे की ग्रोथ को अफेक्टेड करता है, जिसके कारण डेवलपमेंटल डिले को कॉज करता है। यानी ऐसे बच्चों में डेवलपमेंटल डिले आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए दोस्तों ये बिल्कुल जिटेलमैन, यानी जिटेलमैन सिंड्रोम एक इसका सब टाइप होता है, और ये बार्टर सिंड्रोम का एक सब टाइप के रूप में, सेम कैरेक्टर के रूप में दोस्तों वहां पर डेवलप होता है। ये लेकिन बाद में होता है, अर्थात यूजुअली 6 साल की एज के बाद वहां पर एडल्टहुड में देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए हमें केवल 2 पढ़ना है, पहला ये पढ़ना है एंटीनेटल और दूसरा क्लासिकल बार्टर सिंड्रोम पढ़ना है दोस्तों। और यही कारण है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत रेयर डिसीज है, लेकिन हमें पता होना चाहिए आज के समय में रेयर कोई भी चीज नहीं है, सब कहीं ना कहीं डेवलप होती आ रही है। जीन में म्यूटेशन होने के कारण जीन जो होता है इंस्ट्रक्शन को वहां पर कैरी करने का काम करता है, जो हमारी बॉडी को राइट वर्क कराने में मदद करता है, हेल्प करता है दोस्तों। जब जेनेटिक डिसीज होती है तब जीन में चेंजेस होते हैं, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। एटलीस्ट 5 जीन्स होते हैं दोस्तों, एटलीस्ट 5 जीन्स होते हैं जो जेनेटिक म्यूटेशन को वहां पर कॉज करते हैं, जो जीन्स बार्टर सिंड्रोम से लिंक्ड होते हैं दोस्तों। और जब ये डेवलप होता है, ये सभी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी किडनी कैसे वर्क कर रही है, यानी किडनी कैसे काम करेगी नहीं करेगी इसी पे डिपेंड करता है। और किडनी कैसे वर्क कर रही है, स्पेशली साल्ट को लेने की जो एबिलिटी है उसमें, यानी वहां पर साल्ट को एब्जॉर्प्शन करना और साल्ट को बाहर निकालना, ये जो एबिलिटी होती है किडनी की, इसको प्रभावित कर देता है। और पी के माध्यम से, यानी यूरिन करने के माध्यम से टू मच साल्ट ऑफ लॉस्ट, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में साल्ट का लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसको हम साल्ट वास्टिंग कहते हैं। और जब साल्ट वास्टिंग डेवलप होती है, जिसमें पोटेशियम और कैल्शियम बहुत स्पेसिफिक होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था पोटेशियम चैनल और
कैल्शियम चैनल। अब आपको पता होना चाहिए, वहां पर मैंने क्लियर बताया था पोटेशियम और कैल्शियम चैनल का कितना बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों इन एलिमेंट्स में बैलेंस की कमी होने पर सीरियस प्रॉब्लम आपको होती हुई देखी जाती है। और जब ये सीरियस प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिलती है ना, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल रहे होते हैं। और यही कारण है टेबल प्रैक्टिस में इसका बहुत बड़ा अप्रोच देखा जाता है दोस्तों। जब कम मात्रा में साल्ट होने पर आप देखेंगे, अगर बॉडी में साल्ट कम हुआ तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन और फ्रीक्वेंट पीइंग होती है। ऐसी कंडीशन में जब डिहाइड्रेशन होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और फ्रीक्वेंट पीइंग होगी, लेकिन यूरिन जाएगा क्या? डिहाइड्रेशन हो रहा तो यूरिन जाएगा क्या? यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। लेकिन जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, बोन में अचानक वीकनेस आना शुरू होती है और फ्रीक्वेंट किडनी स्टोन कॉज होता है दोस्तों। यानी ये देखिए कितना, मतलब यहां पर मल्टीपल कारण हो रहा है। कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, बोन वीक हो गई, लेकिन उसके बाद फ्रीक्वेंट किडनी स्टोन कॉज होता है। कैल्शियम की मात्रा कम है, जब निकल रही है तो वो डिपॉजिट हो रहा है किडनी में, और इसीलिए दोस्तों किडनी स्टोन कॉज होते हुए देखा जाता है। पोटेशियम के लो ब्लड लेवल होने के कारण मसल वीकनेस, क्रैम्पिंग, फटिग जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जब पोटेशियम कम होता है, लो लेवल में होता है, तभी मसल्स वीकनेस होती है, तभी क्रैम्पिंग होती है, तभी फैटिग होती है। और यही कारण है दोस्तों, आपको मैंने कई बार कहा कि आप S6C6L1Y को आप D6 में सपोर्ट करिएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों कहा। S6C6L1Y के साथ अगर B कर देंगे, ये बैलेंस कर देगा, पूरे इलेक्ट्रोलाइट लेवल को बैलेंस कर देगा। लेकिन यहां पर हमको नजर आ रहा है कि ज्यादा क्वांटिटी में जा रहा है, हमें रिलैक्स करने की जरूरत है। इसीलिए S6C6L1Y को आप रिलैक्स करने को यहां पर देखते हो दोस्तों। यही कारण मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप बोन की किसी डिसीज के लेवल पर काम करते हो, मसल्स की किसी डिसीज के लेवल पर काम करते हो, क्रैम्पिंग, फटीग, थकान आना, आपको मसल वीकनेस होना, तब आपको यहां पर यह फार्मूला सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये प्रूफ है उसका। और इसीलिए मैंने कहा था कि लॉजिक लेवल पर चलिए आप, हमें दूसरे जैसा नहीं बनना, हमें फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी के बिहाफ पे काम करना। आप में से देखिए आप क्या मस्त मस्त रिजल्ट दे रहे हो। आज राजा बाबू ने एक दिल खुश कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें हमें टेबल प्रैक्टिस में मिल रही है, जब हम उसको लीगली अडॉप्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अडॉप्ट कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों जब सिम्टम के लेवल पर आते हो, हर व्यक्ति में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम होता है, हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग किस एज में उसको डेवलप हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिम्टम मिलता है। लेकिन कुछ कंडीशन वाले व्यक्तियों में भी कुछ कॉमन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। जो कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है उसमें सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन। अभी बच्चा है तो बच्चे में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, 2-3 दिन में दस्त जाएगा। एक ही प्रोटोकॉल है S2, याद रखिएगा। जब ऐसी कंडीशन होती है, बच्चा कई दिनों में दस्त साफ नहीं कर पाता है, S2 का D2 उठाइए, डिस्टिल वाटर बेस बनाइए और 2 ड्रॉप डेली मॉर्निंग में उसको दे दीजिए दोस्तों। जैसे 2 ड्रॉप आप डेली मॉर्निंग में देंगे, आप देखेंगे दस्त बहुत खुल के आने लगता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है दोस्तों, बार बार खुलकर यूरिनेशन होता है। जनरली वहां पर फीलिंग अनवेल, वहां पर उसको फीलिंग अनवेल, बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होता है। साधारणतः पूरी बॉडी में उसको अच्छा फीलिंग नहीं होता है, इसीलिए वो व्याकुल रहता है, डिजीनेस पाया जाता है दोस्तों। मसल्स वीकनेस और क्रैम्पिंग बहुत कॉमन रूप से होता है। साल्ट की क्रेविंग होती है, बहुत ज्यादा साल्ट की डिमांड करता है, मुझे नमक या नमकीन चीजें दीजिए, बहुत ज्यादा साल्ट की क्रेविंग करेगा। और यही कारण है सीवियर थ्रस्ट होती है, बहुत ज्यादा थ्रस्ट उसको मिलती है, बार बार पानी का सेवन करता है दोस्तों। जब ग्रोथ की बात आएगी, स्लोअर देन नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ से बहुत स्लो ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट भी बिल्कुल स्लो हो जाता है। और ये एक टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो बार्टर सिंड्रोम को डायग्नोस करते हैं दोस्तों। इसीलिए मेरी आपको पर्सनल राय है, कभी भी किसी बच्चे का ट्रीटमेंट करते हो, किसी महिला का ट्रीटमेंट करते हो, दोनों की डिसीजेस एज यूजुअल यूरिन पर बहुत कुछ निर्धारित होती है। अगर एपिथेलियल सेल ज्यादा क्वांटिटी में जा रही हो ना, ये बहुत बड़ा पकड़ने का मुद्दा होता है। अगर फीमेल में भी यूरिन में बहुत ज्यादा एपिथेलियल सेल जा रही है, मान के चलो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। यही बच्चे में देखिए आप, बच्चे में भी अगर यूरिन टेस्ट में आपको एपिथेलियल सेल ज्यादा निकलती है, पस से निकलती है, प्रोटीन निकलता है, आप मान के चलिएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है। इसीलिए दोस्तों ये सिम्टम आपके लिए महत्व रखता है। लेकिन जब एंटीनेटल बार्टर सिंड्रोम बर्थ के पहले डायग्नोसिस हो जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों, यदि बेबी की किडनी का साइन होता है तो राइट
आपको देखने को मिलता है दोस्तों, वर्किंग नहीं होता, यानी किडनी काम कर नहीं रही होती है, वम में बहुत ज्यादा फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है और यही कारण है दोस्तों न्यूबॉर्न के सिंड्रोम को फॉर्म करता है। और प्राय पी वरी होता है, जो उसका पी होगा बहुत अलग अलग क्वांटिटी में होगा और इसीलिए दोस्तों डेंजरसली हाई लेवल वहां पर होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशन होती है, वहां पर लेक ऑफ नॉर्मल ग्रोथ की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है, वहां पर बर्थ के समय से ही डिफनेस होता है। ठीक है, जैसे ही पैदा हुआ बच्चा डिफनेस की कंडीशन में चला जाता है। अनयूजुअल फेशियल फीचर जो होते हैं, जैसे ट्रायंगल शेप्ड फेस होगा, लार्ज फोरहेड होगा, लार्ज पॉइंटेड ईयर होंगे, इसीलिए दोस्तों ये टिपिकल सिम्टम्स बार्टर सिंड्रोम को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देता है कि इसमें एबनॉर्मलिटीज हो रही है। और इसीलिए रेडियोलॉजिस्ट जब मां के पेट में वम में बच्चे को देख लेता है, वो डायरेक्टली बोल देता है, रिपोर्ट में लिख देता है कि यहाँ पर बच्चा प्रॉपर डेवलप नहीं कर रहा है, इसकी प्रॉपर किडनी वर्क नहीं कर रही है, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल या फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं महिला के लिए डेंजरस हो जाता है। इसीलिए कई बार वहां पर एबॉर्शन की गाइडेंस दे दी जाती है दोस्तों, और कई बार डिलीवरीज नॉर्मल हो जाती है लेकिन बिफोर टाइम हो जाती है और बच्चा बहुत सीरियस कंडीशन में पैदा होता है। कई बार पैदा होते ही डेथ हो जाती है, कई बार उसको थोड़ा सा समय रहता है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन करके सबको आशा भरी दृष्टि में छोड़कर चला जाता है दोस्तों। इसीलिए जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हो तो बार्टर सिंड्रोम यूजुअली डायग्नोस्टिक टेस्ट के कॉम्बिनेशन के द्वारा परफॉर्म करते हैं दोस्तों। एक इंडिविजुअल पर साइन के साथ साथ में सिम्टम का कंडीशन देखने के बाद में दोस्तों जब आप लेबोरेटरी रेट इंक्लूड करते हो तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैंने अभी बताया था, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। स्पेशली अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हैं दोस्तों, रेनिन की बात करते हैं, आपको एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं, तो ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं दोस्तों, जिनकी टेबल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा हमको यहाँ जरूरत होती है। और यही कारण है कई प्रकार के जो कंडीशंस आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है उसमें आपको ये बहुत इमीडिएटली इस प्रोटोकॉल्स का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। और यही कारण है ये प्रोटोकॉल्स आपको बहुत ज्यादा वहां पर मतलब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में लेकर आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों वहां पर बहुत सारा प्रॉब्लम आपको टेबल प्रैक्टिस में दिखाते हैं दोस्तों। जब आप इनको सीरियसली इस चीज को समझना शुरू कर देते हो तब आपको समझ में आता है कि इलेक्ट्रोमोपैथ ट्रीटमेंट क्या करें। और जब इलेक्ट्रोमोपैथ ट्रीटमेंट की बात आती है दोस्तों तो इलेक्ट्रोमोपैथ ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है, आपको पता है दोस्तों। अब इजी कैसे होता है आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है दोस्तों। आपको ये समझने की जरूरत है कि जब इलेक्ट्रोमोपैथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो हमें पता है कि हम जब इलेक्ट्रोमोपैथ ट्रीटमेंट करेंगे तो सारी चीज एक साथ कवर कर लेंगे दोस्तों। वो कैसे, H6C6N1WE इसका नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, आप इसे नेगेटिव में दे दीजिए अब या न्यूट्रल डायल्यूशन में दे दीजिए। ठीक है, मैं नेगेटिव में देना इसलिए समझता हूं उचित क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस होती है, फ्लूइड का बहुत ज्यादा कलेक्शन होता है या जाना होता है, इसीलिए H6C6N1W को नेगेटिव में दे दीजिए आप। या आप न्यूट्रिशन के बिहाफ पर जाइए कि चलो ठीक है हम इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, हम इसको क्या करते हैं न्यूट्रिशन के बिहाफ पे काम करते हैं। H6L1B D6, C6N1WE या G को D6 में दे दीजिए आप, या WG दोनों मिलाकर D6 में दे दीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसकी किडनी फेलियर की संभावना है, काम नहीं कर रहा है, H6 का 200 प्लस N1 का 200, एक को मॉर्निंग में एक को इवनिंग में चला दीजिए आप। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हो, आप न्यूट्रिशन थेरेपी देना चाहते हो तो जनरल टॉनिक देकर H5C4WE डालकर आप दे सकते हो। 1 साल तक के बच्चों को आरी नहीं देना चाहिए। अगर आरी का प्रयोग वहां पर ज्यादा किया जाता है तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका हमको ग्रोथ नहीं कराना है, एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं कराना बच्चों में। अगर वो एक्स्ट्रा ग्रोथ के लेवल पर स्टिमुलेशन कर दिया तो जो बॉडी का बैलेंस हो रहा है कुछ चीज बढ़ जाएगी कुछ चीज घट जाएगी। 1 साल तक उसकी खुद के डेवलपमेंटल प्रोसेस में हमें रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं होता, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं होता, इम्यूनिटी पावर प्रॉपर डेवलप नहीं होती, किडनी का फंक्शन प्रॉपर डेवलप नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें आप देखते हो बेड वेटिंग होता है बच्चों को। ठीक है, वो भी नेसेसरी है, जरूरत है कई तरह से देखा जाए तो। इसीलिए हमें यहाँ पर दोस्तों पर्टिकुलर वो कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए हर चीज का बैलेंस करना जरूरी होता है। और यही कारण है टेबल प्रैक्टिस में इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो इलेक्ट्रोमोपैथ के लेवल पर आप मास्टर बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों बार्टर सिंड्रोम। कल हम नेक्स्ट हमारा
नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ेंगे दोस्तों। आज की बात करते हैं हम आगे दोस्तों। हमने कल दो चीज समझ ली थी, आज हम बात करते हैं दोस्तों मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक एसिड बेस बैलेंस होता है दोस्तों, जिसको हमने समझा था। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब आप देखते हो तो बॉडी में ऑर्गन एसिड के एक्सेस एक्यूमुलेशन के द्वारा वहां पर कलेक्ट होता है दोस्तों। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्सेस स्टिमुलेशन वहां पर देखने को मिलता है, और जब ये कैरेक्टर देखने को मिलता है तो आपको वहां पर जो कि एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा कॉज्ड होता है। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस जा रही है, हो रही है, लगातार हो रही है, ऑर्गेनिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड, कीटो एसिड, यूरिक एसिड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के द्वारा एक्सेसिव फॉर्म हो रहा है, इस एसिड की क्वांटिटी मेटाबॉलिज्म में जब एबनॉर्मलिटी के कारण इंक्रीज हो जाती है, तब हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मान लो आप चाय ज्यादा पी रहे हो, आप कॉफी ज्यादा पी रहे हो, आप अल्कोहल ज्यादा पी रहे हो, तो क्या होगा? आप खाना खूब खा रहे हो, यानी आपको 7 दिन में 2 बार, अगर आप पाचन शक्ति आपकी कमजोर है, आप 7 दिन में 2 बार मुर्गे खाते हो, बकरा खाते हो, ठीक है, लेकिन आप 7 में से 5 दिन खा रहे हो, क्या होगा? चलो ये हम नॉन वेज की बात, अब वेज की बात करते हैं। अगर कुछ वेज होता है, जैसे दाल बाटी खा रहे हो, ठीक है, आपने दाल बाटी खाया 7 दिन में 5 दिन दाल बाटी खाया, क्या पच रहा है दोस्तों? क्या डाइजेशन की प्रोसेस होगी नॉर्मली? बिल्कुल नहीं होगी। और जब डाइजेशन की प्रोसेस अफेक्टेड हो जाती है, आप मान के चलिए कॉम्प्लिकेशन ये डेवलप होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होगा। लैक्टिक एसिड, कीटो एसिड, यूरिक एसिड आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ब्लड में बढ़ जाएगी, और इसी के कारण मेटाबॉलिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाएगी। जब आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के काजेस के लेवल पर जाओगे, तो लैक्टिक एसिड जब से हमने बताया, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या करेगा। लैक्टिक एसिड तो फीमेल में भी निकलता है, वेजाइनल रीजियन में निकलता है लैक्टिक एसिड, जो वेजाइना के पीएच को मेंटेन करता है, जिसके कारण वेजाइना खुली होने के कारण, ओपन होने के कारण भी वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। तो हमारी बॉडी में अगर सर्कुलेटरी शॉक डेवलप कर सकता है दोस्तों, जैसे कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान लैक्टिक एसिड का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज मात्रा बनती है दोस्तों, और ये बहुत डेंजरस हो जाती है, और इसी डेंजरस एबिलिटी के कारण वहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस में एबनॉर्मलिटी के कारण वहां पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होते हुए देखा जाता है दोस्तों। तो फिर कीटो एसिडोसिस का क्या होगा दोस्तों? डायबिटिक मेलाइटिस में, इसके केस में इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण कीटो एसिडोसिस की या कीटो एसिड्स की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। डायबिटिक मेलाइटिस में ग्लूकोज का इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है दोस्तों, ठीक है, और जब यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन उपयोग नहीं हो पाएगा, इसीलिए लिपिड्स का उपयोग किया जाता है दोस्तों एनर्जी के लिबरेशन के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? जब लिपिड्स का एनर्जी के लिए वहां पर उपयोग किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा मात्रा में एसिटो एसिटिक एसिड बनेगा दोस्तों, और जब एसिटो एसिटिक एसिड बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड भी प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ये भी एक प्रकार से मेटाबॉलिक एसिडोसिस को डेवलप करेगा। तो फिर यूरिक एसिड को क्यों छोड़े दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं हम। यूरिक एसिड की बड़ी मात्रा में बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसका प्रॉपर एक्सक्रीशन ही नहीं हो पाता, और जब बाहर नहीं जा पाएगा, नॉर्मली यूरिक एसिड किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होता है, आपको पता है, लेकिन बन कहाँ रहा है? लीवर में। इसीलिए दोस्तों रीनल डिसीज में किडनी यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में फेल हो जाती है, और जब किडनी फेल हो जाएगी तो वापस उसको ब्लड में डाल देगी, और यही कारण है मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाता है। और यही कारण है हमें इन छोटी छोटी चीजों को समझने की जरूरत पड़ती है, और इनको समझने में हमें बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी के लेवल पर हमको देखने को मिलती है। इसीलिए जब आपके बॉडी में थोड़ा सा भी एनायन गैप होता है, किसी भी एनायन के लेवल पर हमारी बॉडी में थोड़ा सा भी गैप अगर नजर आता है दोस्तों, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा दोस्तों एनायन गैप के कारण कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है दोस्तों। इसीलिए मेटाबॉलिक, जब आपका एनायन गैप बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा या
आपके एनायन गैप बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा। तब आपको समझने की जरूरत है दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है तो वो एनायन गैप के कारण होती है। कैसे होता है मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं, हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो समझ लिया, लेकिन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस तो रह गया ना, वो नहीं समझेंगे तो और भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस वो कंडीशन है दोस्तों जिसमें एसिड बेस बैलेंस इंबैलेंस हो जाता है, और ये होता है एक्सेस हाइड्रोजन आयन को लॉस के द्वारा। यानी हमारी बॉडी में से हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब लॉस हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर आपको मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस देखने को मिलता है। यानी आप HCO2 की मात्रा देखोगे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है बॉडी में, और H+ हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है बॉडी से। यानी कुछ इंडोक्राइन डिसऑर्डर, कुछ रीनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर, और इसके कारण जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप होता है, इसके कारण हाइड्रोजन आयन का लगातार लॉस होता रहता है, और इसी के कारण बाइकार्बोनेट की जो मात्रा होती है लगातार इंक्रीज हो जाती है, और बॉडी का पीएच भी बढ़ जाता है, जिसके कारण नॉर्मली मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस आपको देखने को मिलती है। और जब ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो जितना एसिडिक कंडीशन नुकसानदायक है, उतना एल्कोलोसिस भी नुकसानदायक है दोस्तों। इसीलिए आपको ये बारीकी पता होना चाहिए, यही बारीकी हमें मास्टर बनाती है दोस्तों। तो एनायन की बात करते हैं। अब एनायन की बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी दोस्तों। एसिड बेस जो स्टेटस में डिस्टर्बेंसेस को क्लिनिकली इवोल्यूशन करने के लिए इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है, जिसको हम एनायन गैप कहते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ केटायन, कुछ एनायन को ही मेजर किया जा सकता है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूटीन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या किया जाता है दोस्तों, कॉमनली मेजर्ड जो कैटायन होता है सोडियम, ठीक है, यहां पर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत ही आसानी से अडॉप्ट हो जाने वाले, उनका रिसर्च हो जाने वाला, इनकी केमिकल टेस्ट हो जाने वाली एनायन होते हैं दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, यूजुअली मेजर्ड एनायन क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, अनमेजर्ड एनायन जो होता है फॉस्फेट, सल्फेट होता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर जो आपका कैटायन जो होता है सोडियम, ये मेजर्ड हो जाता है, लेकिन जो अनमेजर्ड कैटायन होता है वो पोटेशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, ये अनमेजर्ड रहता है। इसी प्रकार से मेजर्ड जो एनायन होते हैं वो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट होता है, और जो अनमेजर्ड एनायन होता है दोस्तों फॉस्फेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं। इसीलिए प्रोटीन एनेमिक फॉर्म में होता है दोस्तों, और जो एनायनिक फॉर्म में होता है जैसे कि एल्बुमिन और अन्य ऑर्गेनिक एनायन जैसे कि लैक्टेट। और अनमेजर्ड जो एनायन होते हैं, अनमेजर्ड कैटायन के कॉन्सेंट्रेशन के बीच डिफरेंस होता है एनायन और कैटायन के बीच, उसको हम एनायन गैप कहते हैं। और ये एनायन गैप बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसको बताने का मकसद भी बहुत सुलझा हुआ है मेरा, क्योंकि मैं कुछ भी बारीकी नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको समझ में आए तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप मुझे वापस दे दीजिएगा, ठीक है। जब एनायन गैप में वेरिएशन होती है ना, तब आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से आप डिसीज को जनरेट करते हो। जब एनायन गैप में इंक्रीज होगा तो पहला बताऊंगा एनायन गैप में इंक्रीज होना, दूसरा बताऊंगा एनायन गैप में डिक्रीज होना। पहला बताता हूं, जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है तो इनेबिलिटी टू मेटाबोलाइज लैक्टिक एसिड, जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप हो गया तो लैक्टिक एसिड को मेटाबोलाइज करने में इनेबिलिटी हो जाती है। बहुत बड़ी क्षमता एनायन गैप में इंक्रीज के कारण होती है दोस्तों। तो अगर एनायन गैप में डिक्रीज हो गया तो क्या होगा दोस्तों, हाइपरक्लोरामिक एसिडोसिस डेवलप हो जाता है, यानी ब्लड में क्लोराइड लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो अब आपको पता है क्लोराइड लेवल जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखते जाइए और समझते जाइए। दूसरी बात, जब एनायन लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। डिहाइड्रेशन क्यों हो जाता है, इसीलिए हो जाता है, ठीक है। और अगर एनायन गैप में डिक्रीज हो गया तो हाइपोएल्बुमिनिया हो जाएगा, यानी एल्बुमिन की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्लड में एल्बुमिन लेवल लो हो जाएगा। और यही कारण है दोस्तों एनायन गैप में डिक्रीज या इंक्रीज होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तीसरी बात, अगर एनायन गैप में इंक्रीज हो रहा है तो कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। यदि आप स्टारवेशन यानी भूखे रहते हो तो भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यदि आप एल्कोहलिज्म लेते हो, अल्कोहल का उपयोग करते हो, तो भी आपको ये चीज टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है दोस्तों।
इसीलिए ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कीटो एसिडोसिस, यदि कीटो एसिडोसिस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, ये भी एक कारण होता है एनायन गैप में इंक्रीज होने के कारण, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमारी टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर देखा जाता है। तीसरा होता है, अगर एनायन गैप में डिक्रीज हो रहा है तो दोस्तों आपको याद रखना है मल्टीपल माइलोमा डेवलप हो सकता है। मल्टीपल माइलोमा इट इज ए क्लिनिकल डिसऑर्डर और बहुत डेंजरस होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एनायनिक प्रोटीन। जब एनायनिक प्रोटीन वहां पर कलेक्ट हो जाएगा बॉडी में, गैप में कलेक्ट हो गया, तो एनायन गैप में डिक्रीज के कारण बहुत कॉमन रूप से देखने को मिलता है दोस्तों। चौथा, जब एनायन गैप में इंक्रीज होता है रीनल डिसीज, फेलियर टू एक्सक्रीट एसिड्स, ऐसी कंडीशन डेवलप कर देती है दोस्तों रीनल डिसीज के दौरान, जो एसिड्स को बाहर ही नहीं निकाल पाती। अगर बाहर नहीं निकाल पाएगी तो रीनल डिसीज तो होना ही है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसीलिए एनायन गैप में इंक्रीज होना भी बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों। एनायन गैप में अगर डिक्रीज हो गई, हाइपोनेट्रीमिया आपने सुना होगा, हाइपोनेट्रीमिया में कंडीशन देखने को मिलती है क्योंकि ब्लड में सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, और जब ब्लड में सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा एनायन गैप में डिक्रीज इसका कारण होगा। इनका सबका सॉल्यूशन एक ही है, H6C6L1N1 YBD6 ऑलमोस्ट रिकवर होता है। कल बताऊंगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, आपको और अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। कल मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे अगला सेमिनार की तैयारी करना है और मैं कोशिश करूंगा आपको 2 in 1 करूं, इंग्लिश हिंदी दोनों करूं, ताकि कुछ इंग्लिश के ज्ञाता है उन्हें भी अच्छा लगेगा और कुछ हिंदी के ज्ञाता है उनको भी अच्छा लगेगा दोस्तों। जब आप एनायन गैप में इंक्रीज को देख रहे होते हो तो रेस्पिरेटरी डिसीज जो होती है दोस्तों, यानी टिश्यू को जब इनएडुकेट क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो डेफिनेटली एक्सेसिव क्वांटिटी में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा ही होगा। तो ये कंडीशन में रेस्पिरेटरी डिसीज एनायन गैप में इंक्रीज के कारण हो जाती है दोस्तों। लेकिन जब एनायन गैप में डिक्रीज हो जाएगा, रीनल डिसीज डेवलप होगी, और जब रीनल डिसीज डेवलप होगी, यूरिन के माध्यम से सोडियम और पोटेशियम का एक्सेसिव लॉस होगा, तभी तो होगी दोस्तों। इसीलिए मैंने मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलाइसिस को पहले बताया दोस्तों। छठी बात करते हैं, अगर मान लीजिए एनायन गैप में इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप होगा, और जब जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप होगा तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के जितने एंजाइम्स होते हैं वो सब यहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के लेवल पर। और इसके विपरीत यदि एनायन गैप में डिक्रीज होगा, हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलेगा, पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए कितनी चीजें लिंक्ड हो रही है दोस्तों। जब आपको एनायन गैप में इंक्रीज देखने को मिलेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट आपको मिलेगी दोस्तों। यानी आप कितना भी खा रहे हो न्यूट्रिशन एडॉप्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनायन गैप में इंक्रीज हो गया दोस्तों। इसके विपरीत जब एनायन गैप में डिक्रीज होता है तो लिथियम या ब्रोमाइड के कारण होने वाली जो टॉक्सिसिटी होती है, अगर एनायन गैप में डिक्रीज हो रहा है तो उसके कारण ये होता हुआ नजर आता है। और यही कारण है दोस्तों, इन बारीकियों को समझकर हम बहुत तेजी के साथ में दोस्तों यूजफुल मेजरमेंट करके एसिड बेस डिसऑर्डर को, पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक एसिड और डिफरेंशियल डायग्नोसिस के केसेस में हम बहुत जल्दी इस लेवल से पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर ये डिसीज है, यहाँ पर ये चीज हो सकता है। हालांकि इलेक्ट्रोमेपैथ में इतना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि H6C6L1N1 YBD6 में आप दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। H6 200 N1 200 आप मॉर्निंग इवनिंग में दे दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सफल हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों ये बारीकियां आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैकेनिज्म बनाती है कि आप कितना डीप में सीखना चाहते हो दोस्तों। मैं तैयार हूं आपको डीप में बताने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हमने समझ ली दोस्तों। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमने पूरा डिटेल स्टडी कर लिया, लेकिन अब वो जो स्टडी मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये आपका पूरा अभी तक मैंने जो बताया है उसका पूरा कंक्लूजन देने वाला हूं दोस्तों। और ये कंक्लूजन आपकी टेबल प्रैक्टिस में बहुत स्ट्रांग रोल अदा करेगा दोस्तों। यानी जब आप यूरिन के एसिडिफिकेशन को देखते हो तो एसिड बेस बैलेंस में किडनी का क्या रोल, अभी तक तो हमने सब पकड़ लिया, सब समझ लिया, ये हो रहा, वो हो रहा, फलाना हो रहा, सब हो गया, हमने सबको देख लिया। लेकिन हमें अब वो चीज देखना है दोस्तों कि यहाँ पर किडनी का क्या रोल है, और ये चीज हमारी टेबल प्रैक्टिस के लिए बहुत स्ट्रांग फिनोमिना बनाती है दोस्तों। और यही मैं आपको बताने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं।
जब आप किडनी के एसिड बेस बैलेंस के मेंटेनेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल नजर करते हो, रोल देखते हो, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यानी आप हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन करते हो, और जब हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन करते हो तो बाइकार्बोनेट आयन का रिटेंशन करते हो। ठीक है, आप इस डायग्राम के बेसिस पे समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि जब हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, और बाइकार्बोनेट आयन का रिटेन कर रहे हो, वापस रख रहे हो दोस्तों, तो नॉर्मली यूरिन कैसी होती है? नॉर्मली यूरिन एसिड नेचर की, एसिडिक नेचर की होगी, जिसके साथ में पीएच कितना होगा यूरिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर आपको देखने को मिलता है। 4.2 6.0 के आसपास पीएच आपको देखने को मिलेगा, यानी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके कारण एसिड की मात्रा ज्यादा मात्रा में वहां प्रोड्यूस होती है। लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन इसीलिए वहां पर निकलते हैं दोस्तों, जो कि थ्रेटन होते हैं, जो बॉडी को एसिडोसिस की तरफ पुश करने का काम करते हैं। इसीलिए वहां पर हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बाहर निकालने का काम किया जाता है किडनी में। इसीलिए एसिडोसिस की दो प्रकार से प्रिवेंट करने का काम किया जाता है दोस्तों, एक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी एसिडोसिस के लेवल पर बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाए, या सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल दिया जाए। ये दो प्रोसेस होती है, और दोनों के प्रोसेस के माध्यम से वहां पर एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन का, एसिड बेस बैलेंस में किडनी का बहुत बड़ा रोल वहां पर देखने को मिलता है, और यही टेबल प्रैक्टिस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है दोस्तों। इसीलिए हमें इन बारीकियों को समझना है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये जो डायग्राम बनाया है, ये शो कर रहा हूं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ट्यूबुलर सेल्स और ट्यूबुलर ल्यूमेन के लेवल पर आपको पूरा एक प्रोसेस बता देता है कि देखो यूरिन प्रोडक्शन होगा इस प्रकार से, पूरा आपको फिलोसॉफिकल पॉइंट वहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए जब आप बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन करते हो तो आप समझिए कि बाइकार्बोनेट आयन का लगभग 4320 मिली इक्विवेलेंट ग्लोमेरुलाई के द्वारा प्रतिदिन फिल्टर होता है दोस्तों। 4320 मिली इक्विवेलेंट, याद रखिएगा, एक इंटरनेशनल यूनिट है, इतना मात्रा में डेली वहां पर एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा। इसे हम बाइकार्बोनेट का फिल्टर लोड कहते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट का HCO3 माइनस का फिल्टर लोड के नाम से जाना जाता है। यदि ज्यादा मात्रा में बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन यूरिन में बॉडी फ्लूइड के एसिड बेस बैलेंस को भी प्रभावित करता है दोस्तों। इसीलिए बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा पुनः रीनल ट्यूब्यूल में पुनः बैक किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी में एसिड लेवल को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, इसीलिए हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन और रिटेंशन या रीअब्जॉर्प्शन का बहुत महत्व किडनी के लेवल से देखा जाता है। इसीलिए मैं S6 की बात कर रहा हूं, C6 की बात कर रहा हूं। ठीक है, हमने अभी तक C6 का एसिड केयर फार्मूले में रोल देखा था, अभी मैं S6 का रोल गजब देख रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस फार्मूलाज। मैंने आप लोगों के लिए जब इसका फिर से रीस्टडी किया था, तो रीस्टडी करने के बाद अचानक मुझे माइंड हुआ, अरे मैंने तो स्ट्रक्चरल मेडिसिन क्यों ऐड करी भाई, S6 क्यों ऐड नहीं करा? क्योंकि यूरिन की एसिडिटी तो यहीं से फॉर्मेट हो रही है। बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करा दो, H+ को बाहर निकाल दो, एसिडिटी कंप्लीट नॉर्मल हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये फार्मूले को जनरेट करने का काम किया दोस्तों। इसीलिए आपको याद रखना है, यदि आपने बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन देखा तो कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन भी कितना इंपॉर्टेंट होगा ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। रीनल ट्यूब्यूल्स में हाइड्रोजन आयन के सिक्रीशन के द्वारा जो फिल्ट्रेशन होता है बाइकार्बोनेट का, रीअब्जॉर्प्शन वहां पर उत्पन्न होता है, और लगभग हाइड्रोजन आयन का 4380 मिली इक्विवेलेंट प्रतिदिन रीनल ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेशन और सिक्रेशन के द्वारा अपीयर होता है। अब आप देख लीजिए, हमने कितना पढ़ा था, 4320 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्बोनेट, लेकिन उससे भी ज्यादा यानी 4380 मिली इक्विवेलेंट वहां पर दोस्तों हमको ग्लोमेरुलाई में हाइड्रोजन आयन का फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों जब सभी हाइड्रोजन आयन का यूरिन में एक्सक्रिएशन जो होता है नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों 4380 मिली इक्विवेलेंट में से लगभग 4280 टू 4330 मिली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयन का उपयोग फिल्ट्रेशन में कर दिया जाता है, जो हाइड्रोजन जो आपका बाइकार्बोनेट होता है उसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों। यानी उसी के इक्विवेलेंट वहां पर जो मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो बचा हुआ 50 से 100 मिली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयन जो होता है वो वहां पर दोस्तों
एक्सक्रीट होता है और यूरिन के एसिडिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी यह सिंपल सी बात है, आप इस चीज को समझिए कि हाइड्रोजन आयन में से भी वहां पर फिल्टर जो किया जाता है रीअब्जॉर्प्शन में काम आता है, और बाकी का जो बचता है 50 से 100 मिली इक्विवेलेंट दोस्तों, उसको ही यूरिन में से बाहर निकाला जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है, जो कि यूरिन के एसिडिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और यही कारण है, यही चीज समझने के लिए आपको डायग्रामेटिक कंक्लूजन समझना है दोस्तों। वो कैसे समझिए आप दोस्तों, जब रीनल ट्यूब्यूल में हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन के द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों, तो डेफिनेटली ट्यूबुलर सेल्स में फॉर्म होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो ट्यूबुलर फ्लूइड से डेराइव्ड होती है, ये आपको मैंने आपके सामने रख दिया दोस्तों पूरा। आप इस चीज को देखिएगा, आप जो भी मैं बोल रहा हूं आपके सामने फ्रंट स्क्रीन में रखा हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे हो रहा है, नहीं तो मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो जब कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके द्वारा ये पूरी प्रोसेस वहां पर डेवलप हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर के साथ कंबाइंड होकर वहां पर दोस्तों कार्बोनिक एसिड बनाती है। अब नीचे से शुरू हुई है, ट्यूबुलर सेल्स में सबसे नीचे वाला पोर्शन में जाइए, आप देखिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना। अब कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है जो आगे जाकर फिर से डिसोसिएटेड हो जाता है, और डिसोसिएटेड होकर क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बनाएगा। अब बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बनाया तो वहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन ट्यूबुलर ल्यूमन में जाएगा, और ट्यूबुलर ल्यूमन में अमोनिया यानी NH3 मिला हुआ है, ठीक है, उस NH3 के साथ में जुड़कर NH4 बनाएगा, और NH4 के रूप में एक्सक्रीट हो जाएगा। ये कहां पर होगा, ट्यूबुल्स के जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स होती है उस ट्यूबुल के ल्यूमन में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये टिपिकल चीज वहां पर आपको देखने को मिलती है। अगर यहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला गया, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट कहां चला गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला गया, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जब चला गया तो वहां पर जो बाइकार्बोनेट है सोडियम के साथ जुड़ जाता है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों उपयोग में होता है बॉडी में। और इसी लेवल पर इंटरस्टिशियल, ट्यूबुलर सेल और ट्यूबुलर ल्यूमन के लेवल पर एक ग्लूटामिन होता है, ग्लूटामिन दोस्तों NH3 को प्रोड्यूस करता है, और ये NH3 वहां पर ट्यूबुलर ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन से जुड़कर एक्सक्रीट होने का काम करता है। इसीलिए दोस्तों ये कार्बोनिक एसिड इमीडिएटली हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में जब डिसोसिएटेड होता है तो हाइड्रोजन आयन प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट के ल्यूमन में सिक्रेट होता है दोस्तों, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसे हम इंटरकलेक्टेड सेल्स यानी आई सेल्स कहते हैं, मैंने बताया था वहां पर दोस्तों, जो कि हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन को हैंडलिंग में इन्वॉल्व होती है, इसको हैंडलिंग करने का काम करती है दोस्तों। और हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन 2 पंप के द्वारा होता है, और ये दोनों पंप यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। एक होता है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप, सोडियम हाइड्रोजन का एंटीपोर्ट पंप, और दूसरा होता है ATP ड्राइवन प्रोटोन पंप। ATP के साथ जुड़कर ड्राइवन के द्वारा प्रोटोन पंप जो क्रिएट होता है उसके द्वारा ये पूरी प्रोसेस जनरेट होती है दोस्तों। इसीलिए आपको ये बारीकियां बताने का मकसद था दोस्तों, यानी जब सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप और ATP ड्राइवन प्रोटोन पंप होगा तो ये क्या इन्वॉल्व करेगा, ये आपको बताने की कोशिश में करता हूं दोस्तों। इससे आपको लेटेस्ट समझ में आता है कि हम क्या समझने की कोशिश करने जा रहे हैं दोस्तों। जब हम यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस के लेवल पर जाएंगे तो ये प्रोसेस आपको टेबल प्रैक्टिस में बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल को लेकर आएगी दोस्तों। जब आप यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन पोटेशियम पंप के लेवल पर जाते हो या एंटीपोर्ट पंप के लेवल पर जाते हो तो आपको समझना है, जो सोडियम आयन ट्यूबुलर फ्लूइड से, याद रखिएगा ट्यूबुलर सेल में जो ट्यूबुलर फ्लूइड होते हैं वहां पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तब हाइड्रोजन आयन सेल से ट्यूबुलर फ्लूइड में सीक्रेट हो जाता है, और जब ट्यूबुलर सेल्स में सीक्रेट होता है सोडियम के एक्सचेंज में, इसमें सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप जो ट्यूबुलर सेल्स में प्रेजेंट रहता है वो सोडियम और हाइड्रोजन आयन के एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इस टाइप का सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट प्रीडोमिनेंटली डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल में उत्पन्न होता है। आप यहाँ ट्यूबुलर ल्यूमन में देखिए दोस्तों,
जब ट्यूबुलर ल्यूमन में आपको कैरेक्टर दिख रहा है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट पंप, मैंने कल आपको बताया था, इसमें सोडियम निकल रहा है और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रोजन आयन जो ट्यूबुलर सेल से निकल कर वहां पर आ रहा है, सोडियम अंदर जा रहा है, हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा है, और ये पूरी प्रोसेस होती है तो सोडियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट जो होता है बनता है और ये एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन यहीं पर जब सोडियम इंटर करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट आयन जो कि यहां पर डिसोसिएटेड होता है ट्यूबुलर सेल्स में, जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स में यानी अंदर की तरफ, फिर ये बाइकार्बोनेट सोडियम से जुड़कर सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यूटी आपकी प्रोसेस के लेवल पर यहां पर होती रहती है। इसीलिए एटीपी ड्राइवन प्रोटॉन पंप भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। ये एक एडिशनल पंप होता है जो सपोर्ट करने का काम करता है हाइड्रोजन आयन के सिक्रेशन का, जो डिस्टल कन्वर्टर ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट में पाया जाता है, और ये पंप एटीपी से एनर्जी के द्वारा वहां पर एडॉप्ट होता है या ऑपरेट होता है, क्योंकि एनर्जी हर काम के लिए आपकी बॉडी में सेल्स को एनर्जी की जरूरत है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी में सेल एनर्जी को सिक्रीट करेगी उतनी ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर ये पूरा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन आपकी टेबल प्रैक्टिस में आप जिस लेवल पर काम कर रहे हो वो लेवल आपको यहाँ पर स्टिमुलेशन कराती है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जब आप एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन में और हाइड्रोजन आयन के रिमूवल की बात करते हो तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का जो प्रिवेंटिंग होता है उसमें रोल किडनी का क्या रोल होता है दोस्तों। यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस को प्रिवेंट करने में किडनी का क्या रोल, आप कैसे कर रहे हो, आप एसिड क्यूर के फार्मूले को यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये आपके टेबल प्रैक्टिस की बात है दोस्तों, ठीक है। यानी आप जब यहाँ पर क्लियरिटी देखते हो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को प्रिवेंट करने में किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करना और बाइकार्बोनेट आयन को रिटेन करना भी एक बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। यानी हाइड्रोजन आयन को जब आप एक्सक्रीट कर रहे हो तो 3 प्रकार के कंडीशन मैकेनिज्म आप यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हो। ये 3 मैकेनिज्म उत्पन्न होगा तब आपको यहाँ पर पूरी कंडीशंस देखने को मिलती है कि आप किस प्रकार का रोल अदा यहाँ पर कर रहे हो दोस्तों। पहला होता है बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म, दूसरा होता है फॉस्फेट मैकेनिज्म और तीसरा होता है एमोनिया मैकेनिज्म। ये 3 मैकेनिज्म होते हैं, जो आपने अभी 2 देख लिया है, मैंने तीसरा चार्ट डाला है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म से दोस्तों। जब बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म होता है, सब आपको पता है, सब पता है आपको, लेकिन आप थोड़ा सा समझिए उसको। रीनल ट्यूबल्स में जितने भी फिल्ट्रेटेड बाइकार्बोनेट होता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है दोस्तों। लगभग 80% ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और जो बाकी का 15% होता है हैंडलेस ऑफ लूप से वहां पर रीअब्सॉर्ब होता है, और जो बाकी का जो बचा होता है 5% डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल में एब्सॉर्ब हो जाता है और कलेक्टिंग डक्ट में दोस्तों स्टोर हो जाता है, ठीक है। यही कारण है दोस्तों, जब बाइकार्बोनेट का रीअब्सॉर्प्शन रीनल ट्यूबल्स में सिक्रेटेड होने वाले हाइड्रोजन आयन को यूटिलाइज कर लेता है दोस्तों। यानी अगर वहां पर रीअब्सॉर्प्शन बाइकार्बोनेट का हो रहा है तो एब्सोल्युटली साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा दोस्तों। यही कारण है हाइड्रोजन आयन रीनल ट्यूबल में सिक्रेट होना शुरू होता है और फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइंड होता है, और जब ये हाइड्रोजन आयन वापस बाइकार्बोनेट के साथ, आप देख लीजिए ट्यूबुलर ल्यूमर में क्लियरली मैं बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन से जुड़ता है, फिर से कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में डिसोसिएटेड हो जाता है, और कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ट्यूबुलर सेल्स में री इंटर कर जाता है। दिख रहा है आपको डायग्राम में? आप नीचे के पोर्शन में चलिए, आप ट्यूबुलर ल्यूमन से आप देखिए हाइड्रोजन आयन वहां पर HCO3 बाइकार्बोनेट से जुड़ा, वहां पर कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड के वीक एसिड होता है, फिर से डिसोसिएटेड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में टूट गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ट्यूबुलर सेल्स में इंटर कर जाएगा, और वहां पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और ये कार्बोनिक एसिड फिर से डिसोसिएटेड होगा, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में प्रेजेंट हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन आयन वापस ट्यूबुलर ल्यूमन में जाएगा, बाइकार्बोनिक एसिड वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, वहां सोडियम से जुड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। यानी ये प्रोसेसेस रिकरेंटली हमारी बॉडी में पुनः चलती रहेगी। सोडियम और वाटर मॉलिक्यूल बाइकार्बोनेट के साथ रिअब्सॉर्ब होकर यूरिन के फॉर्मेशन के लेवल को बैलेंस करते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब आप यहां पर
बाइकार्बोनेट और सोडियम के साथ कंबाइंड होकर सोडियम बाइकार्बोनेट को देखते हो दोस्तों, तो ये हाइड्रोजन आयन ट्यूबुलर ल्यूमेन से सेल से सिक्रेटेड होकर सोडियम को भी एक्सचेंज में मदद करता है। यानी हाइड्रोजन आयन बाहर आया, सोडियम अंदर गया। यही चीज समझाने का है कि आप जब यूरिन के लेवल को देखोगे, सोडियम अगर बॉडी से बाहर गया तो बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा, और अगर पोटेशियम लेवल बाहर गया तो सोडियम लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। यही कारण है दोस्तों, आपको एक इंपॉर्टेंट रूल नजर आता है कि जब हाइड्रोजन आयन ट्यूबुल के ल्यूमेन में सीक्रेट हो रहा है, 1 बाइकार्बोनेट आयन ट्यूबुल से रीअब्सॉर्ब होता है, और इसी प्रकार से किडनी बाइकार्बोनेट को कंजर्व करती रहती है, और फिल्टर बाइकार्बोनेट का रीअब्सॉर्प्शन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बॉडी फेट को, जो बॉडी के पीएच होता है उसको मेंटेन करने के लिए। और यही मेरा सबसे बड़ा लॉजिकल पॉइंट था जिसके अकॉर्डिंग मैंने S6 को ऐड किया है दोस्तों, और यही कारण है ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली काम करता है, और इसीलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं दोस्तों। जब ट्यूबुलर सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइंड हो रहा है, कार्बनिक एसिड को फॉर्म कर रहा है, ये इमीडिएटली वीक एसिड होता है, इसलिए हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में एंटर कर जाता है, टूट जाता है दोस्तों, डिसोसिएटेड हो जाता है। ये बाइकार्बोनेट ट्यूबुलर सेल या इंटरस्टिशियम में जब एंटर करता है, साइमल्टेनियसली सोडियम आयन एल्डोस्ट्रैंड के इन्फ्लुएंस के कारण रीनल ट्यूबुल से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और जब रीअब्सॉर्ब हो जाएगा दोस्तों तो सोडियम इंटरस्टिशियम में एंटर करके बाइकार्बोनेट के साथ में जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा दोस्तों। इसीलिए आपको यहाँ पर फॉस्फेट की लार्ज क्वांटिटी की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी बॉडी में फॉस्फेट की लार्ज क्वांटिटी नहीं है, आप मान के चलिए फॉस्फेट मैकेनिज्म फेल हुआ तो आपका जो यूरिन का एब्जॉर्प्शन होता है वो ऑलमोस्ट फेल हो जाएगा। इसीलिए हर जगह पर यूरिन के लेवल पर, किडनी के लेवल पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, और ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन S6C6L1 वेन 1 YB के माध्यम से ऑटोमेटिक D6 के लेवल से जनरेट हो जाता है। इसीलिए यहां पर अमोनिया मैकेनिज्म का क्या रोल आया, अभी हमने देखा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा किडनी से हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट होता है और यूरिन को एसिडिक बनाता है दोस्तों। यानी ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में अमोनिया का निर्माण होता है, NH3 हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़कर NH4 बनाता है, यानी एमिनो एसिड ग्लूटामीन ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यही ग्लूटामीन एंजाइम की प्रेजेंस में आपको देखने को मिलता है, जो मैंने आपको अभी डायग्रामेटिक शो किया था दोस्तों। इसीलिए अमोनिया कहां से आएगा दोस्तों, बॉडी में कहां से आएगा, याद रखने की जरूरत है। अमोनिया भी कुछ अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन के डीएमिनेशन के प्रोसेस के माध्यम से फॉर्म्ड होता है, और यही कारण है NH3 ट्यूबुलर सेल्स में फॉर्म्ड होता है और सोडियम के एक्सचेंज में मदद करता है। इसीलिए सिंपल सा जितना मैंने आपको प्रोटोकॉल्स बताया, इसीलिए ये बताया दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी डेली फिजियोलॉजिकल एक्टिव में, किडनी की डिसीज में दोस्तों। इसीलिए अगर आप केवल अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी दोस्तों। क्या देखने को मिलेगी मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिड एसिडोसिस तब उत्पन्न होता है दोस्तों जब किडनी मेटाबॉलिक एसिड को एक्सक्रीट करने में फेल हो जाती है, और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस तब उत्पन्न होता है जब किडनी लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट कर देती है, तो बाइकार्बोनेट यूरिन में ज्यादा हो जाता है, इसलिए एल्कोलिसिस डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों ये वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति की एसिड बेस बैलेंस करके एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हो, एज वेल एज बॉडी के पीएच को मेंटेन करके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बैलेंस करके आप बॉडी की एसिड और अल्कलाइन एक्टिविटी को भी बैलेंस कर सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। कैसे करना है आपको मैंने पूरा डिटेल बताया, मेरी तरफ से कुछ भी लॉस नहीं करा दोस्तों, जितना मुझे बताना था सब बताया, ठीक है। नाउ ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा किडनी का। अब बात करते हैं दोस्तों बहुत ही स्पेशल टॉपिक, मिक्चुरेशन। जब आप मिक्चुरेशन की बात करते हो, व्हाट इज मिक्चुरेशन? मिक्चुरेशन मतलब मूत्र त्याग की क्रियाविधि, यानी मिक्चुरेशन वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को वॉइडेड किया जाता है, यानी एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होती है। यद्यपि चिल्ड्रन जो ग्रोथ कर रहे होते हैं दोस्तों वहां, और एक एडल्ट में ये कुछ हद तक दोस्तों वॉलेंटरी कंट्रोल होती है, यानी फंक्शनल एनाटॉमी और यूरिनरी ब्लैडर के होने वाली नर्व सप्लाई मिक्चुरेशन प्रोसेस के लिए एसेंशियल होती है।
इन 2 पॉइंट्स को आप समझ जाइए, आपने पूरा मिक्चुरेशन के प्रोसेस को आपने कंट्रोल कर लिया दोस्तों। यानी आपको ये मालूम होना चाहिए फंक्शनल एनाटॉमी, ये मैंने डायग्राम शो कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ये फंक्शनल एनाटॉमी है, आप इस चीज को समझिएगा दोस्तों। इस डायग्राम पे मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब यूरिनरी ब्लैडर में होने वाली नर्व सप्लाई की बात होगी, वो भी मैं अगले डायग्राम में आपको शो अप करूंगा दोस्तों। तो वहां पर मिक्चुरेशन प्रोसेस के लिए बहुत इसेंशियल होता है। जब आप यूरिनरी ब्लैडर को, जैसे इंटेस्टाइन को देखते हो, उसमें रज होती है, रज होती है, जब उसको खींचा जाए तो बहुत लंबा हो जाता है। ऐसे ही यूरिनरी ब्लैडर में भी रज होती है, जब यूरिन फ्लो भराता है तब वो यूरिथ्रा फूलता है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर फूलता है। वही यहाँ स्टार्टिंग में आप राइट साइड में देखेंगे रज नजर आ रहा है आपको दोस्तों, ऊपर दोनों साइड में देखेंगे आपको यूरेटर नजर आ रहा, यूरेटर के जस्ट साइड में आपको अंदर के साइड आपको रज दिख रहा है, ठीक है। ऊपर जो एक्टिविटी है, जो पेरिटोनियम के लेयर है, वो पेरिटोनियम ऊपर की तरफ कवर होती है दोस्तों। यहाँ पर डेट्रूसर मसल्स होती है, ये डेट्रूसर मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सब म्यूकोसा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यहाँ पर देखिए आप अंदर की तरफ यूरेटर आ रहा है, तो यूरेटर की बैक साइड से पीछे की तरफ से आपको ओपनिंग वहां पर आपको आगे की तरफ देखने को मिलेगी, जो यूरेटर ओरिफाइस के रूप में आपको दिखा रही है दोस्तों। और ये ट्राइगोन होता है, जो ट्राइगोन यानी प्रिज्म का जो ट्राइगोन देखते हो, वो ट्राइगोन पॉइंट होता है जहां पर यूरेटर के दोनों पॉइंट से बिल्कुल सेंटर पॉइंट में यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, जिसको हम ट्राइगोन पॉइंट कहते हैं। और वो ट्राइगोन पॉइंट के जस्ट नीचे आप देखोगे यूरिथ्रल इंस्पेक्टर होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर से इंटरनल से एक्सटर्नल में यूरिन को जाने को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके नीचे एक छोटा सा अंदर के साइड दबा हुआ पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं नेक ऑफ ब्लैडर। ये नेक ऑफ ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही नेक ऑफ ब्लैडर होता है। आपने कभी नाम सुना हो स्पर्म प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ बैकवर्ड फ्लो के माध्यम से हेमीस्पर्मिया का नाम सुना है, नहीं सुना, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। और यही कारण है मैक्सिमम लोगों में जो इंपोर्टेंसी डेवलप होता है, एंजियोस्पर्मिया होता है, उसका यही कारण देखा जाता है कि यहां से नेक ऑफ ब्लैडर से जब अंदर की तरफ सीमन आप देख रहे हो, दोनों साइड प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, यहां से एक पार्ट होता है प्रोस्टेटिक डक्ट का, जो यहां पर ओपन होता है। और कई बार जब इंटरनल यूरिथ्रल इंस्पेक्टर लीकेज हो जाता है, ये सीमन बैकवर्ड फ्लो करके अंदर चला जाता है, और इसी के कारण उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने के कारण स्पर्म तो बन रहे थे, लेकिन स्पर्म के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के लिए तो वो नया है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में उसका कोई काम नहीं, इसीलिए उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज बनती है तो सर्टेली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने के कारण उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में यहाँ पर एंजियोस्पर्मिया डेवलप होते हुए देखा जाता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर का जो पार्ट होता है उसको प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहा जाता है दोस्तों। और इसीलिए इसके जस्ट बाहर, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बाहर आप देखोगे एक्सटर्नल यूरिथ्रल इंस्पेक्टर पाया जाता है, ठीक है। उस एक्सटर्नल यूरिथ्रल इंस्पेक्टर से ही पूरा यहाँ पर यूरिन का फोर्स नजर आता है, जो बाहर की तरफ निकलता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे यूरोजेनाइटल डायफ्राम होता है, और उस यूरोजेनाइटल डायफ्राम के यूरिथ्रा के दोनों साइड में आप देखेंगे कोपर्स ग्लैंड होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है लुब्रिकेशन के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंटली इसका काम आपको देखने को मिलता है। वहां पर एक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होता है, और वो बल्ब नुमा स्ट्रक्चर दोस्तों आपके पेनिस के लेवल में जो फूलना और सिकुड़ने की जो 3 मसल्स होती है, उन मसल्स के लेवल पर क्रूस आपको देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा आपको देखने को मिलेगा, अंदर के साइड आपको स्पंजी यूरिथ्रा नजर आएगा, पूरा पेनिस का लेवल नजर आएगा, कोरोना नजर आएगा, ग्लांस पेनिस नजर आएगा, यूरिथ्रा नजर आएगा। ये पूरा एनाटॉमिकल बैकग्राउंड है, और ये एनाटॉमिकल बैकग्राउंड आपको सिखाएगा कि कैसे मिक्सचुरेशन को कंट्रोल करना है। अगर किसी को यूरिथ्रा में स्टोन अटक गया, स्पंजी यूरिथ्रा वाले पार्ट को आप देखिए, ठीक है, नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वाले पार्ट को देखिए, ठीक है। यहां पर प्रोस्टेटिक पार्ट के आगे आप देखेंगे, यूरोजेनाइटल डायफ्राम के आगे देखिए, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर ल्यूमन जो होता है यूरिथ्रा का सकरा हो जाता है, करेक्ट, दिख रहा है आपको? ये वो पार्ट होते हैं जहां स्टोन कलेक्ट हो जाता है, स्टोन अटक जाता है। क्या करेंगे आप?
दोस्तों यहाँ पर A3F2Y का अप्लाई करा दीजिएगा, डायरेक्टली A3F2Y को यहाँ अप्लाई करा दीजिएगा, तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होगा तो उसकी जगह बढ़ेगी और खुल के पेशाब होगा, धक्के के साथ स्टोन 24 घंटे के अंदर निकल जाएगा। मैं 3 केस में प्रूव कर चुका हूं दोस्तों, इसीलिए ये मैंने प्रोसेस आपको बताया। ठीक है, दूसरी बात, अब हम बात करते हैं फंक्शनल एनाटॉमी को डिटेल में देने की दोस्तों। उसके बाद में आपको मिक्चुरेशन की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी दोस्तों। वो कैसे? यूरिनरी ब्लैडर एक ट्रायंगुलर होलो ऑर्गन होता है, जो ट्राइगोन दिख रहा है ना आपको दोस्तों, जो कि एक लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। इसमें एक बॉडी होती है, एक नेक पार्ट के रूप में होता है दोस्तों, यानी बॉडी बेस और एक नेक पार्ट। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ब्लैडर की वॉल स्मूथ मसल्स के द्वारा फॉर्म्ड होती है, और स्मूथ मसल्स के द्वारा फॉर्म्ड होने के कारण डायलेटेशन और रिलैक्सेशन से उसका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। वो हर तरह के स्पेस को सहन करने की शक्ति रहती है। ये मसल्स फाइबर की इल डिफाइंड लेयर का बना होता है, एक पतली लेयर का बना होता है, जिसे हम डेटूसर मसल्स के नाम से जानते हैं, जो कि इनर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, मिडिल सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर का बना होता है। जिस प्रकार से स्टमक का आपने देखा था, स्टमक में आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा था, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है। और इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर की जो इनर सरफेस होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है दोस्तों, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा लाइन की होती है। इसीलिए जब एम्प्टी ब्लैडर होता है, खाली ब्लैडर होता है, ये म्यूकोजा बहुत सारे फोल्ड के रूप में वहां पर चली जाती है, सिकुड़ जाता है यूरिनरी ब्लैडर, उसे हम कहते हैं रज। जो ऊपर सबसे ज्यादा आपको मैंने बताया उसे हम रज कहते हैं। ब्लैडर वाल की जो पोस्टीरियर सरफेस होगी, उस पोस्टीरियर सरफेस पर आपको एक ट्रायंगुलर एरिया नजर आता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रायगोन। ठीक है, ये ट्रायगोन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस ट्रायगोन की अपर जो एंगल होती है, वहां पर 2 यूरेटर ब्लैडर में ओपन होते हैं दोस्तों, इंटर करते हैं, और यहां से यूरिन का पूरा फ्लो आपको यूरिनरी ब्लैडर में आता हुआ नजर आता है दोस्तों। जो ब्लैडर का लोअर पार्ट होता है बहुत नेरो होता है, बहुत ज्यादा सकरा होता है दोस्तों, और ये नेक को फॉर्म करता है। ये यूरिथ्रा में इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के वाया ओपन होता है। जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होगा उसके वाया दोस्तों, ये बाकी के यूरिथ्रल स्फिंक्टर के वाया वहां पर ओपन होता है। संदीप सर वीडियो ऑफ करिए ना, आप खाना खा रहे हो, सबको दिख रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोगों को रोज मुझे बोलना पड़ता है कि आप वीडियो ऑफ कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। ये चीजें हमें टेबल प्रैक्टिस में मास्टर बनाएगी अगर हम बारीकी सीख जाएंगे दोस्तों। दूसरी बात, जब यूरिथ्रा की बात आती है तो यूरिथ्रा का लेवल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेल यूरिथ्रा का यूरिनरी फंक्शन और रिप्रोडक्टिव फंक्शन दोनों होता है दोस्तों, इसीलिए यूरिन और सीमन दोनों को कैरी करता है। इसीलिए मैंने वो प्रोटोकॉल आपको बताया दोस्तों। यूरिन और सीमन जब दोनों को कैरी करता है तो फीमेल यूरिथ्रा की केवल यूरिनरी फंक्शन होती है, जबकि मेल यूरिथ्रा की दोनों फंक्शन होती है। और यही कारण है फीमेल यूरिथ्रा का साइज छोटा होता है और मेल यूरिथ्रा का साइज बड़ा होता है दोस्तों, और केवल यूरिन को कैरी करती है फीमेल यूरिथ्रा। इसीलिए मेल यूरिथ्रा स्ट्रक्चरली फीमेल यूरिथ्रा से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और क्या डिफरेंस होता है ये हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जब चैनल होगा तब वहां पर ग्लांस पेनिस, आपका कार्पस कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसा, इनका जब हम बात करेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा दोस्तों सॉरी, जब मेल यूरिथ्रा की बात करते हैं तो मेल यूरिथ्रा में लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति का एक एवरेज मेल यूरिथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ब्लैडर से ओरिजिनेट होने के बाद में दोस्तों इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के माध्यम से ट्रेवर्स करता है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड होगी और प्रोस्टेट ग्लैंड में से ये बाहर की तरफ ट्रेवल करता है दोस्तों, जो कि ब्लैडर के जस्ट बिलो लाई होता है, जस्ट बिलो वो स्थित होता है दोस्तों। यही कारण होता है इसके बाद पेनिस के माध्यम से ये पास होता है दोस्तों। इसकी पूरी लेंथ में यूरिथ्रा में म्यूकस ग्लैंड्स होती है और ग्लैंड्स ऑफ लीटर के नाम से जाना जाता है। पूरी म्यूकस ग्लैंड्स होती है और ये म्यूकस ग्लैंड्स ग्लैंड्स ऑफ लीटर के नाम से जानी जाती है। अर्थात यहाँ पर प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होगा, मैम्ब्रेनस यूरिथ्रा होगा, स्पंजी यूरिथ्रा होगा, अर्थात 3 पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिले दोस्तों। और यही कारण है इन तीनों पार्ट का जब आप फंक्शन समझ जाओगे तो यूरिन के लेवल को आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको दोस्तों। इसीलिए आपको पूरा डायग्रामेटिक फ्लो मैंने आपको समझाया जो आपको समझना था दोस्तों। जब आप प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा को देख रहे हो दोस्तों,
तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के लेवल पर आप जाते हो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है दोस्तों, टोटल 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। और प्रोस्टेटिक फ्लूइड यूरिथ्रा के इस पार्ट से इम्प्टीड होता है दोस्तों, जो प्रोस्टेटिक साइनसेस के माध्यम से होता हुआ वास डिफरेंस से स्पर्म और सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में इजुकुलेटेड डक्ट के माध्यम से भी डायरेक्टली इलेक्टेड होता है दोस्तों। यानी ये वहां पर कॉम्बिनेशन होते हैं, और वहां से प्रोस्टेटिक डक्ट के साथ साथ सेमिनल फ्लूइड भी वहां पर इसी डक्ट के माध्यम से प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में ओपन होता है। यही मैंने कहा कि अगर इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर लीकेज हो जाता है, ये सीमन बैकवर्ड फ्लो करता है और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। और यही कारण है आजकल जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल एक्ट करना, जरूरत से ज्यादा सेक्स, जब यंग ब्रिगेड होता है 13-14 साल के बाद में जब डेवलप होता है, एक एबिलिटी होती है, एक मतलब अंतरात्मा से उसका मिलन होता है कि भाई मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है। गलत हाथों में जब वो चलता है, गलत मोबाइल, गलत साहित्य, गलत टीवी का, तो आजकल तो सब जगह ये हो रहा है, इसके कारण बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटेक्ट होना शुरू होता है। और ये वो कंडीशन होती है जिसके कारण मैस्टुर्बेशन शुरू करता है, और मैस्टुर्बेशन इसका सबसे बड़ा कारण होता है, जिसके कारण इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर वीक हो जाता है, और वीक होने के कारण जो क्रूजर मसल्स होती है वो मसल्स बहुत ज्यादा लीकेज कर देती है लिगामेंट को। और जब लूज हो जाएगा डेफिनेटली वहां से प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज या सीवन का डिस्चार्ज होगा, लीकेज में से अंदर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगी दोस्तों। यूरिथ्रा का जो पार्ट जो ब्लैडर के नेक से ओरिजिन होने के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करता है दोस्तों, उसके पहले उसे हम प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के नाम से कहता है, और इसकी जो लेंथ होती है लगभग 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और यूरिथ्रा के इस पार्ट को प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के रूप में जब कंसीडर करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आगे की तरफ आपको मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा शुरू होता नजर आता है दोस्तों। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा होता है दोस्तों, और ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड के बेस से रन करता है। प्रोस्टेटिक ग्लैंड के बेस से जब रन करेगा तो ये आगे की तरफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम के माध्यम से बल्ब ऑफ यूरिथ्रा तक कंटिन्यू रहता है दोस्तों। जो बल्ब होता है उस बल्ब ऑफ यूरिथ्रा तक कंटिन्यू रहता है, और इसीलिए दोस्तों जब स्पंजी यूरिथ्रा की बात आती है, स्पंजी यूरिथ्रा को ही हम कैवर्नस यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं, और इसकी लेंथ सबसे ज्यादा 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। स्पंजी यूरिथ्रा पेनिस के कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के द्वारा सराउंडेड रहता है। जो फूलना और सिकुड़ना का जो काम होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो स्पंज जैसा होता है उसी के माध्यम से सराउंडेड रहता है। ये भी प्रॉक्सिमल बल्बर यूरिथ्रा और एक डिस्टल पेनाइल यूरिथ्रा में डिवाइडेड होता है दोस्तों। याद रखिएगा, प्रॉक्सिमल बल्बर यूरिथ्रा और आगे की तरफ दोस्तों डिस्टल जो पेनाइल यूरिथ्रा होता है, पेनिस का यूरिथ्रा होता है, उसमें डिवाइडेड होता है। ये पेनाइल यूरिथ्रा नैरो होता है, सकरा होता है दोस्तों, जिसकी लेंथ लगभग 6 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। और यही कारण है ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस ये उसकी ओरिफाइस के साथ इंड होता है। बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल आपका ओरिफाइस होता है ना, उसके रूप में आगे की तरफ इंड होता है, जो कि पेनिस के इंड पर लोकेटेड होता है दोस्तों। जब आप बायलेटरल दोनों साइड देखोगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स स्पंजी यूरिथ्रा में ओपन होती है। इन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स को हम कोपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो हमारा एक्साइटमेंट होता है और उस दौरान जो सिक्रीशन होता है दोस्तों, इन्हीं ग्लैंड्स के माध्यम से होता है, जो वहां पर ड्राइनेस नहीं आने देती है और सेक्सुअल एक्ट को मेंटेन करने में एक बहुत बड़ा रोल मेंटेन कराती है दोस्तों। इसीलिए यहां पर हमको देखने को मिला दोस्तों। ठीक है, अभी जो मैंने डायग्राम शो करा है दोस्तों, ये आपको देखने का है। ये फीमेल यूरिथ्रा की बात कर रहा हूं दोस्तों। फीमेल यूरिथ्रा मेल यूरिथ्रा के तुलना में बहुत ही नैरोअर होता है, शॉर्ट होता है, आपको दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, ये लगभग 3.5 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ब्लैडर से ओरिजिनेट होने के बाद ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम के माध्यम से ट्रेवल्स करता है, आगे की तरफ चलता है, और वल्वा की एंटीरियर वॉल के साथ रन करता है, और वहां पर वेजाना की एंटीरियर वॉल के साथ रन करने के बाद ये यूरिथ्रा के एक्सटर्नल ओरिफाइस पर टर्मिनेट करता है, जो कि क्लाइटोरिस और वेजानल ओपनिंग के जस्ट बीच में स्थित होती है दोस्तों। यानी जो वल्वा वेजाना हुआ उसके जस्ट ऊपर, और वहां पर ऊपर क्लाइटोरिस, वल्वा और क्लाइटोरिस के बीच में आपको वहां पर यूरिथ्रा देखने को मिलता है दोस्तों। सेम कैरेक्टर है, कोई अंतर नहीं है, वही रज मिलेगा, वही पेरिटोनियम मिलेगा, वही डिस्टल, केवल यूरिथ्रा का साइज पे डिपेंड है। यूरिथ्रा का साइज छोटा होता है, और यही कारण है यूटीआई इंफेक्शन बार बार आपको देखने को मिलता है। ये मेन रीजन आपको समझना है दोस्तों।
यूरिथ्रल इंस्पेक्टर, यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक में यूरिथ्रल इंस्पेक्टर दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल इंस्पेक्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं फीमेल्स में। क्या इंपॉर्टेंट करते हैं दोस्तों, ये हमको समझने की जरूरत है। यहाँ पर इंटरनल यूरिथ्रल इंस्पेक्टर ब्लैडर की नेक और यूरिथ्रा के अपर एंड के बीच में सिचुएटेड होता है, और ये स्मूथ मसल्स फाइबर के द्वारा बना होता है दोस्तों, और ये डेट्रूसर मसल्स की थिकनिंग के द्वारा फॉर्म्ड होता है। यहाँ पर डेट्रूसर मसल्स की बहुत ज्यादा थिकनिंग होती है और स्पेशली ऑटोनोमिक नर्व फाइबर के द्वारा इनर्वेटेड होता है। याद रखिएगा इस बात को, ये ऑटोनोमिक नर्व के फाइबर के द्वारा इनर्वेटेड होता है, और ये इंस्पेक्टर क्लोज करता है यूरिथ्रा को जब ब्लैडर एम्प्टी रहता है दोस्तों। जब ब्लैडर एम्प्टी है, खाली है, ये इसको क्लोज कर देगा, जब ब्लैडर भरा रहेगा इसको ओपन कर देगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से। और जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल इंस्पेक्टर होता है दोस्तों, ये एक्सटर्नल इंस्पेक्टर यूरोजेनाइटल डायफ्राम में लोकेटेड होता है, और जब यूरोजेनाइटल डायफ्राम में लोकेटेड रहेगा दोस्तों, तो ये इंस्पेक्टर सर्कुलेटरी स्केलेटल मसल्स फाइबर का बना होता है, जो कि सोमेटिक नर्व फाइबर के द्वारा इनर्वेटेड होता है। सोमेटिक यानी वहां का लोकल नर्व फाइबर के द्वारा इनर्वेटेड होता है, और इसीलिए मैं कहता हूं यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर अप्लाई कर दो, या सैक्रल के ऊपर अप्लाई कर लो, पुडेंडल नर्व के ऊपर अप्लाई कर लो, कॉक्सिजल रीजन पर अप्लाई कर दो, आप देखो REY का रिजल्ट। आप कभी तो ट्राई करो, जिस दिन ट्राई कर लोगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट कितना स्ट्रांग आपको देखने को मिला दोस्तों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। Thank you, sir. Thank you very much, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर बाइकार्बोनेट का बहुत बड़ा रोल है सर बॉडी में इसके हिसाब से। बिल्कुल विनोद सर, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, आप देखो S6C6, आपको याद हो जब मैंने S6 का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था आप लोगों को, S6 मेडिसिन का, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था S6C6YV, याद है? जी सर। वो इसी भी यहाँ पर आप किसी भी UTI में दे दीजिए, आप कभी फेल नहीं होंगे। भले आप D4 में दे देंगे ना तब भी काम कर जाएगा, D5 में देंगे तब भी काम कर जाएगा, D6 में देंगे तब भी काम कर जाएगा। वो सारे इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता होगा फिर सर ये तो। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा आपको। आप देखो, अगर आपको थोड़ा सा L1 अगर आप समझते हो तो L1 के लेवल पर आप देखते हो ये वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकालता है, ठीक है, लेकिन L1B जोड़ देते हो तो क्या करता है, मैंने कई जगह बताया, कई लोगों के फार्मूले में आप देख लो वो कहीं नहीं करते हैं। S6L1B C6N1G आप उठा के देख लो, बहुत सारी कंपनियां इसको फॉलो करवाती है अपने प्रोटोकॉल्स में, ठीक है, सर्कुलेशन बढ़ा देती है। जी बिल्कुल, तो हम लोग सीधा करते हैं S6C6L1N1YB, हमें दो प्रोटोकॉल देना ही नहीं है, एक प्रोटोकॉल से सारा काम हो रहा है, तो हमको क्या करना है भाई, दो देकर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी। कल गायब मत होना दोस्तों, कल जो है मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। एक तो न्यूरोलॉजिकल सप्लाई पूरा आपको बताने वाला हूं, और सेकेंडरी में रीनल फेलियर बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है? Thank you, sir. ओके Okay. Thank you, sir. थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। गुड